बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लास्ट लेक्चर जब हमने डिस्कस किया था तो न्यूमेरिकल टेक्सोनोमी का टॉपिक उसमें क्लियर नहीं हो सका। तो न्यूमेरिकल टेक्सोनोमी भी बाकी ही सिस्टम की तरह एक ऐसा सिस्टम है क्लासिफिकेशन का कि जिसके अंदर आप ग्रुपिंग करते हैं लेकिन बाय न्यूमेरिकल मेथड, कि इसके अंदर आप करैक्टर्स देखते हैं कि कितने करैक्टर। इसमें भी बेसिकली जब आप ग्रुपिंग करते हैं तो सिमिलैरिटी की बेस के ऊपर ही होगा, लेकिन वो सिमिलैरिटी में आपने न्यूमेरिकल एवेलुएशन करनी है कि करैक्टर देखने हैं कि कितने करैक्टर आपस में मिलते हैं, उस बेस के ऊपर आप क्लासिफिकेशन करते हैं। ये जो न्यूमेरिकल टेक्सोनोमी है बेसिकली ये फिनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के साथ ताल्लुक़ रखती है। अब आप को याद हो जब आपके पास आपने बताया था कि आपके पास 7 या 8 पेजेस हैं जो आपको सर ने दिए थे, तो उसके अंदर कुछ सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन भी हैं जो नेचुरल, आर्टिफिशियल, मॉडर्न कुछ इस तरह से लिखा होगा, उसको देखिएगा। फिनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के अंदर आप करैक्टर्स को सिमिलैरिटी देखते हैं और उसकी बेस के ऊपर आप ग्रुपिंग करते हैं। मीन इसके ये फाइलोजेनेटिक सिस्टम से थोड़ा सा डिफरेंट है। फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के अंदर आप एवोल्यूशनरी उसका रिलेशनशिप भी देखते हैं, लेकिन फिनेटिक सिस्टम थोड़ा सा उससे मुख्तलिफ है कि इसमें हम एवोल्यूशनरी जो लिंक है उसके साथ इतना रिलेट नहीं करते। हेवुड जो था साइंटिस्ट, उसने भी न्यूमेरिकल टेक्सोनोमी में यही बात की थी। उसने भी ये फाइलोजेनेटिक सिस्टम की बात नहीं थी कि उसने भी सिमिलैरिटी की बात की थी और न्यूमेरिकल डाटा के बेस के ऊपर जितनी भी सिमिलैरिटी आपस में मिलती हैं उस बेस के ऊपर उसने कहा था कि आप न्यूमेरिकल टेक्सोनोमी को एज अ सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अभी जो सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ज़्यादातर लोग फोकस करते हैं वो फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है। इस टेक्सोनोमी के जो मेजर प्रिंसिपल हैं वो 2 ही और बड़े आसान से हैं। ये जो लेक्चर है मैंने कोशिश की है कि आसान तरीन डाटा आप तक पहुंचा दूँ, बड़ा मुश्किल सा डाटा भी है। मैं ज़्यादा डिटेल में भी इसमें नहीं जा रहा क्योंकि कोर्स बहुत लेंथी है और इतना ज़्यादा डिटेल के अंदर अब एक्सप्लेन करना ज़रा मुश्किल है। जिस तरह लास्ट एक्सप्लेन कर दिया उसमें तो टाइम ज़्यादा था, इसमें तो टाइम बहुत कम है, मुश्किल ये आपके लिए बनता है। अब प्रिंसिपल ऑफ इसके जो न्यूमेरिकल टेक्सोनोमी के सिंपल से हैं कि कंस्ट्रक्शन ऑफ टेक्सोनोमिक ग्रुप्स। इसमें क्या होता है, सबसे पहले आप इंडिविजुअल सिलेक्ट करते हैं और फिर आप क्या करते हैं, आप करैक्टर्स स्पॉटेड आउट करते हैं। अब इसके अंदर जब आप इंडिविजुअल सेलेक्ट करते हैं और करैक्टर स्पॉटेड करते हैं कि मैंने इस एरिया इस लिमिट्स में रह कर करैक्टर सेलेक्ट करने हैं, तो यहाँ पर कोई लिमिटेशन नहीं है कि आपने कितने करैक्टर लेने हैं। आप जितने करैक्टर ले सकते हो ले लो, क्योंकि जितने ज़्यादा करैक्टर आप लेंगे उतना ज़्यादा क्लासिफिकेशन में आपको हेल्प रहेगी। अब जितने ज़्यादा आपने करैक्टर ले लेने हैं देन आप क्या करते हैं, आप रिजेम्बलेंसेस अमंग द इंडिविजुअल करते हैं। अब आपने करैक्टर ले लिए फिर आप रिजेम्बलेंसेस करते हैं, उसमें देखते हैं, और ये सारा काम बाय कंप्यूटर ही किया जाता है। करैक्टर ले लिए जाते हैं फिर कंप्यूटर के ऊपर सॉफ्टवेयर लगाकर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस की मदद से हम देख लेते हैं। फिर जो टेक्सोनोमी ग्रुप है उसकी डिस्क्रिमिनेशन कर ली जाती है और वो जो आपके पास डाटा होता है वो आप उसका चूँकि एनालिसिस करते हैं तो उसकी डिस्क्रिमिनेशन भी आ जाती है। ये अब जो न्यूमेरिकल टेक्सोनोमी है बेसिकली ये कुछ प्रिंसिपल के ऊपर बेस करती है जिसको हम एडिनोसिन प्रिंसिपल्स का नाम देते हैं। अब इन प्रिंसिपल्स के अंदर जब हम बात करते हैं तो बड़े सिंपल से प्रिंसिपल हैं। वो प्रिंसिपल जनाबे वालिया ये हैं कि जितना ज़्यादा आपके पास इंफॉर्मेशन का कंटेंट है उतना बेहतर क्लासिफिकेशन की सिस्टम के लिए उतनी बेहतर आप क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास जो नंबर ऑफ़ करैक्टर्स हैं वो बहुत ज़्यादा है, लिमिटेड नंबर ऑफ़ करैक्टर नहीं है। आपके पास जितने ग्रेटर अमाउंट में करैक्टर होंगे उतनी क्लासिफिकेशन बेहतरीन होगी। और इसमें एक बात यह है कि जितने ज़्यादा करैक्टर हैं तो हर करैक्टर के पास इक्वल वेटेज है, वो इक्वल वेटेज रखता है एक
क्रिएट करने में न्यू टैग्स में। अब जितने ज़्यादा आपने करैक्टर लिए होते हैं वो जितनी भी सिमिलैरिटी है उसको दूसरे इंडिविजुअल के साथ एज अ कंपैरिजन भी इस्तेमाल किया जाता है। और दूसरी बात यह है कि मैंने अभी आपके साथ एक बात की है कि ये फिनेटिक सिस्टम के साथ बिलोंग करता है, तो फिनेटिक बेस की सिमिलैरिटी जो है वो ही बेस है क्लासिफिकेशन की, कि यहाँ पर आपने मॉर्फोलॉजी करैक्टर की बात कर रहे होते हैं, आप फाइलोजेनेटिक सिस्टम की तरफ नहीं जा रहे होते। इसलिए ये जो साइंस ऑफ टेक्सोनोमी है इसको एज अ एम्पिरिकल साइंस लिया जाता है। और एम्पिरिकल साइंस को की आप डेफिनेशन चेक कीजिएगा, थोड़ा सा काम आपने भी अब करना है। अब इसके कुछ मेरिट्स और कुछ डीमेरिट्स हैं। एक और आपने काम करना है वो कन्वेंशनल, आपने चूँकि वो जो पेजेस हैं उसमें कुछ टेक्सोनोमी के बारे में लिखा हुआ है, 4-5 कंसेप्ट हैं। कन्वेंशनल टेक्सोनोमी देखिएगा क्या होता है, और वो आपने भी हमने बायोडाइवर्सिटी के अंदर भी एक स्लाइड के अंदर थोड़ी सी कन्वेंशनल टेक्सोनोमी डिस्कस की होगी। इसकी डेफिनेशन देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि आपने पढ़ा हुआ है। कन्वेंशनल जो टेक्सोनोमी है उसके ऊपर जो न्यूमेरिकल टेक्सोनोमी है वो कन्वेंशनल टेक्सोनोमी को इम्प्रूव करती है, क्योंकि यहाँ पर जो डाटा है वो वैरायटी ऑफ सोर्सेज से लिया जाता है। यहाँ पर हमने मेजर तो वैसे मॉर्फोलॉजी है, लेकिन इसके साथ इसकी केमिस्ट्री और फिजियोलॉजी की भी बात करते हैं। और जो डाटा न्यूमेरिकल टेक्सोनोमी से लिया जाता है, मैंने पहले बात कर दी कि कहा यह जाता है हर एक का अपना सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है, लेकिन हर एक के अंदर कुछ ना कुछ मसाइल ज़रूर रह जाते हैं। जब भी मेरिट्स की बात आती है, जब भी किसी चीज़ की अच्छाई बयान करनी होती है तो उसमें बस अच्छाई ही बयान की जाती है, उसके डिमेरिट्स नहीं। मतलब ये बात कहना कि न्यूमेरिकल टेक्सोनोमी का जो डाटा है वो क्लासिफिकेशन के लिए बेहतरीन है, मेरिट्स में तो आप बात कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ कुछ डिमेरिट्स भी हैं। अब जितने भी एग्जिस्टिंग बायोलॉजिकल कंसेप्ट हैं वाकई उसमें रीइंटरप्शन आ जाती है न्यूमेरिकल टेक्सोनोमी की बेस के ऊपर। और न्यूमेरिकल जो टेक्सोनोमी है, चूँकि उसमें आपने सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल करैक्टर ही देखने हैं, तो उसमें जो कम लोग हैं, जो कम वर्कर हैं, वो भी ये काम कर सकते हैं। लेकिन जब आप डिमेरिट्स की बात करते हैं तो सबसे पहला तो डिमेरिट ये आ जाता है कि आप मॉर्फोलॉजिकल करैक्टर की बेस के ऊपर जनाबे वाली क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, लेकिन आप फाइलोजेनेटिक्स सिस्टम से बहुत दूर है। आप यहाँ पर उनकी एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप डिस्कस नहीं कर रहे, आप जस्ट मॉर्फोलॉजिकल करैक्टर को डिस्कस करते हैं। और या ये एक देखो जी, इसके अंदर लिमिटेशन आ गई है ना, आप लिमिटेड हो रही हैं कि आप करैक्टर की तादाद तो ज़्यादा है लेकिन हैं तो मॉर्फोलॉजिकली आप लिमिटेड हो रहे हैं। तो जो लिमिटेशन में नहीं रहते, जो फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को फॉलो करते हैं, वो इन लिमिटेशन को नहीं मानते। और अगर आप देखो ना, इसमें करैक्टर सेलेक्ट कर रहे हैं, और अगर आपने अनफॉर्चुनेटली कोई ऐसा करैक्टर सेलेक्ट कर लिया है जो एज अ करैक्टर हो ही नहीं सकता, जो कि मतलब ऐसा करैक्टर है जिसकी बेस के ऊपर आप क्लासिफिकेशन नहीं कर सकते, तो सारा वक्त भी ज़ाया, और जो आपके पास रिज़ल्ट, जो आपका एनालिसिस, वो भी सारा ज़ाया। इसकी एग्जांपल कुछ आप ऐसे ले सकते हैं कि जो मेंडल्स के लॉ आपने पढ़े थे, मेंडल्स ने लॉ ऑफ सेग्रीगेशन दिया, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट दिया, तो उसमें सबसे ज़्यादा उसके जो लॉ थे वो उसके लॉज कैसे बन गए थे, उसकी कामयाबी का राज क्या था। उसकी कामयाबी का राज ये नहीं था कि जनाब उसने काम किया, बड़ा लंबा अरसा काम किया। उसकी कामयाबी का राज उसके करैक्टर में था, उसके करैक्टर में था कि जो उसने करैक्टर, जैसे कि करैक्टर की चलो बात आ गई, उसने पाइसम सैटिवम को सिलेक्ट किया। अब अगर वो वहाँ पर पाइसम सैटिवम को सिलेक्ट ना करता, वो किसी और ऑर्गेनिज्म को सिलेक्ट कर लेता, सिलेक्शन के ऊपर बात है, वो वहाँ पर किसी और चीज़ को सिलेक्ट कर लेता तो शायद मेंडल के कभी लाज बनते ही ना। तो इसलिए न्यूमेरिकल टेक्सोनोमी के अंदर अगर करैक्टर आप कुछ ऐसा ले रहे हैं जिसकी बेस के ऊपर क्लासिफिकेशन हो ही नहीं सकती, तो ये सिस्टम इस हवाले से थोड़ा सा बेकार है, ये इसके डिमेरिट्स हैं। तो इसको रीड कीजिएगा, जो चीज़ें मैंने एक्सप्लेन नहीं की उनको आपने गूगल पर सर्च करना है, तो आपके मज़ीद कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे। वक्त की कमी की वजह से मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा, मेरी कोशिश यही होती है एक लेक्चर ख़त्म हो तो दूसरे का डाटा निकाल कर वो भी आप तक मैं पहुंचा दूं। अस्सलाम वालेकुम।